हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये केसी का है एंड द पेपर सेकंड का जो पार्ट बी है उसमें जो सेकंड पॉइंट है ना, चिकित्सा सूत्र एंड मैनेजमेंट ऑफ अस्थि एंड मज्जा वह स्रोतस। तो यही इसी की हम आयुर्वेदा करेंगे आज, जैसे कि अस्थि मज्जागत विकृति, अस्थि शौशीर, अस्थि कार्शिया एंड संदिग्ध वात। ठीक है, तो ये चार डिसीजेज हैं एंड नेक्स्ट जो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया, इनकी मैं अलग से वीडियो डाल दूँ। तो इस वीडियो में हम सारे के सारे ये टॉपिक्स जितने भी हैं आयुर्वेदा के वो करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि अस्थि मज्जागत विकृति ये है क्या। देखो, आयुर्वेद में अस्थि वह स्रोतस का जो मूल बताया है अस्थि का, वो बताई है धातु में मेद धातु तथा जगन। ठीक है, मेद धातु बताई है और जगन बताई है। ये जस्ट नॉर्मली बता रही हूँ मैं, इतना नहीं, मतलब ये चीजें नहीं पूछते। लेकिन अगर कोई बिल्कुल आपको स्टार्टिंग का पूछने लग जाए तो वो है कि मेद और जंगा पे बताया हुआ है। ठीक है, अस्थि वह स्रोतस से अस्थि धातु का पोषण होता है। अस्थि वह स्रोतस से ऑब्वियसली अस्थि कोई क्या करेगा, न्यूट्रिशन देता है। मेद के सार भाग से अस्थि बनता है, आपको पता है अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार कोई वृक्ष उसके विद्वान काष्ठ के सार भाग की कठोरता के आधार पर सीधा खड़ा हो सकता है, उसी प्रकार प्राणियों का शरीर अस्थि के रूप में विद्वान सार भाग के आधार पर निश्चित आकार में स्थित होता है। इन्होंने बोला है कि जैसे हमारा कोई पेड़ होता है, उसका जो नीचे का वो होती है स्टेम वाला पार्ट, उसके उसके सहारे पे वो खड़ा होता है ना, ऐसे ही हम हैं, हम अस्थि के बिना खड़े नहीं हो सकते। अस्थि जो है हमारा वो सार भाग है। उसके बाद बताइए इन्होंने इनके क्या काम है अस्थि का। एक तो अस्थि धातु शरीर को धारण करती है और मज्जा को पोषण करती है, मज्जा धातु को। उसके बाद अस्थि मर्म और अंग अवयव की रक्षा करती है, जो इसके अंदर मर्म रहते हैं और अंग ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी रक्षा करती है। अस्थि कैल्शियम और फास्फोरस, इसमें कुछ अन्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, और रक्त धातु के निर्माण में अप्रत्यय भूमिका का निर्वहन करती है। आपको पता है इसके अंदर बोन मैरो रहती है, तो उसमें भी ये हेल्प करती है। ठीक है, और समस्त गतियां का ऑब्वियसली मूवमेंट हम इन्हीं के द्वारा करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आएगा अस्थि व स्रोतस दुष्टि के क्या कारण होते हैं। इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी टॉपिक हो जाए आ जाए आपके पास इससे रिलेटेड, तो हमें ये चीजें लिखनी है। अगर आपको लगता है कि यार ये थोड़ा पड़ा है और वो 10 नंबर में आ जाए बाय चांस, तो आप ये सब चीजें इसके अंदर लिख सकते हो। इस वजह से मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ पहले। ठीक है, तो क्या कारण होता है कि अस्थि व स्रोतस की दुष्टि हो। सबसे पहले आता है आपके पास अस्थि मतलब बोन्स, अब ध्यान रखना, ज्यादा एक्सरसाइज करने से। दूसरा, अस्थि में कोई चोट लगने से, गिरने से। ठीक है, तीसरा, विरुद्ध आहार विहार के सेवन से। ठीक है, और लास्ट में आता है आपके पास अन्य वात वर्धक आहार से, जिसकी वजह से वात का ज्यादा प्रकोप हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे अस्थि और जो वात होती है, अस्थि एवं वात में आश्रय आश्रय भाव होता है। एज यू नो डैट कि आश्रय आश्रय भाव हमारा अस्थि में क्या रहती है, वात रहती है। तो इसी कारण वात के प्रकोप से अस्थि व स्रोतस की क्या होती है, दुष्टि होती है। ठीक है, और आपको पता ही है कि वृद्ध अवस्था में तो प्राकृतिक रूप में वात का प्रकोप होता ही है, तो इस वजह से उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है दुष्टि के लक्षण। अब देखो, दुष्टि हो गई अस्थि की, तो उसके क्या सिम्टम्स आपको मिलेंगे। पहला आता है एक अस्थि के ऊपर दूसरी अस्थि की उत्पत्ति हो जाना। ठीक है, दूसरा आता है एक दांत के ऊपर दूसरा दांत आ जाना, दांत टूट जाना, दांत में दर्द हो जाना, मेद अस्थि और मूल अस्थि, इन्होंने ऐसे बोला हुआ है। ठीक है, विवर्ण डिस्कलरेशन हो जाना, और केश लोम नख समक्षु, इनकी प्रमाणता वृद्धि या इसमें स्वाभाविक विकृत आना। समझ आया, क्योंकि ये सारे हमारे बोन्स के ही वो चीजें हैं कि आपके नख, नयन, केश, समक्षु है, अस्थि है, दांत है, ये सब। अब आते हैं इनका ट्रीटमेंट क्या है। देखो, इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा श्लोका दिया हुआ है, तो ये जो श्लोका है ना, मैं आपको ये कहूंगी जितने भी डिसीज है आप उसमें लिखना, तो आपको पक्का मार्क्स देंगे। इन्होंने लिखा है अस्थ्या आश्रय नाम, अस्थि में आश्रित जो व्याधि है, अस्थ्या आश्रय नाम व्याधि नाम पंचकर्मिण भेषजा। मतलब इसमें आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर को, चिकित्सक को क्या करना चाहिए, पंचकर्म कराना चाहिए। पंचकर्मिणा भेषजम बस्तस्या, बस्ती देनी है आपको। क्षीर शर्पी शाम, क्षीर शर्पी वही आपको पता है, दूध और घृत। तिक्तक तिक्तक उपहितानी च, तिक्तक उपहितानी च, मतलब तिक्त रस से सिद्ध करके आपको ये सारी चीजें उसको देनी चाहिए। आई रिपीटेड अगेन, अस्थि में आश्रित जो व्याधि होती है। अब आप कोई भी श्लोका याद करते हो ना, उसको हिंदी भी उसकी ऐसी बनाओ कि श्लोका ही बन जाए। अस्थि में आश्रित जो व्याधि होती है उसमें पंचकर्मा कराते हैं, ऐसा भेषज
सकते हैं। नेक्स्ट बोला है बस्ती है, बस्ती देनी है। नेक्स्ट आता है बस्ती में क्या यूज रहे करने, शीर शर्पी, और उसके बाद तिक्त, तिक्तम उपहतानी च, और तिक्त द्रव्य से सिद्ध आपको ये सारी चीजें लेनी। अंडरस्टूड। तो क्या बोला है मैंने, अस्था नाम आशय नाम व्याधि नाम पंचकर्माणि भेषजम बस्तस्य शीर शर्पी तिक्तक उपहतानी च। ठीक है, ये तो था अस्थि के बारे में, समझ आया आपको। अस्थि आपको पता होना चाहिए इसका मूल स्थान क्या है, मेद और जंगा होती है। आफ्टर डेट आपको इसकी दुष्टि क्या है, किसकी वजह से, क्या कारण है, अति व्यायाम की वजह से, शोभ की वजह से, गिरने की वजह से, अहित आहार विहार की वजह से, और वात के प्रकोप आहार का सेवन करने से, क्योंकि आश्याश्री भाव वात है। इसके क्या लक्षण आपको मिलेंगे, दांतों में एक अस्थि के ऊपर अस्थि होगी, दांत का भेद, शूल हो जाएगा, नख नयन इनकी अतिवृद्धि हो जाएगी, ठीक है, और डिस्कलरेशन मिलती है। नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट, आपको बताया मैंने, अस्थ्या नाम आशय नाम व्याधि नाम पंचकर्मेणाम भेषजम बस्तस्य शीर शर्पे, उसका क्या करना है, तिक्तक उपहतानी च। समझ आ गया, उप हितानी च, हित के लिए होती है वो। नेक्स्ट आता है मज्जवह श्रोतस दुष्टि के बारे में। जो मज्जवह श्रोतस होता है, इसका जो मेन जो होता है वो इसकी संधिया में रहता है। क्या है इसका मूल स्थान, संधियां रहती है। कहाँ पे रहता है ये, संधिया, अस्थि और संधि होता है इसका, क्या होता है मूल स्थान, अस्थि और संधियों में ये होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको इसमें से इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है आपके पास, इसका क्या काम होता है, मज्जा धातु का। इसका काम होता है एक तो बल का बढ़ाना, शरीर में बल को बढ़ाना, बोन मैरो है आपका ये, और अस्थि का शोषित भाग को पूरा करना, क्योंकि ये अस्थि के अंदर रहता है, तो अस्थि का जो खाली भाग है उसको भरना, और शुक्र धातु की उत्पत्ति करना, क्योंकि क्या आता है, अस्थि मज्जा शुक्र आता है बाद में, तो उसकी पुष्टि करना, रक्त के कणों को बनाना, ठीक है, और उसका क्या करना, और जो खत्म हो गया उनका विनाश करना, विभिन्न विषयों का निर्विषीकरण कार्य करता है, और अस्थि निर्माण में भी ये हेल्प करता है। अब इसकी क्या दुष्टि का कारण होता है, इसकी दुष्टि का कारण होता है जो आपका अंग अवयव है वो कमजोर हो जाना, ठीक है, चोट लग जाना, गिर जाना, अभिसंध आहार विहार और विरुद्ध, अभिसंध और विरुद्ध आहार ये मज्जा के हैं, ठीक है, अभिसंध और विरुद्ध आहार। अब आते हैं दुष्टि के क्या लक्षण आते हैं। देखो, अब अगर मज्जा की दुष्टि हो गई तो आपके क्या होगा, पर्वों में, पर्व इन द सेंस जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं उनमें पीड़ा होगी, ठीक है, क्योंकि जॉइंट्स में भी होता है ये और बोन्स में भी होता है। उसके बाद भ्रम उत्पन्न होगा, भ्रम के बाद उसको मूर्छा, मूर्छा के बाद उसको तम दर्शन, और स्थूल मूल युक्त पीड़िकाओं का होना। स्थूल मतलब कि मोटी, मूल मतलब बहुत डीप सिटेड क्या होती है, पीड़िकाओं का युक्त होना। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि स्थूल मूल वाली पीड़िकाओं का उत्पन्न हो जाती है मज्जा के में, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट। देखो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लिखा है मज्जा शुक्र समुत्थानम औषधम स्वादु तिक्तकम। मज्जा और शुक्र ये दोनों का इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या बताया हुआ है यहाँ पे, मज्जा शुक्र समुत्थानम औषधम स्वादु तिक्तकम, और इसमें कैसी औषध देनी है आपको, स्वादु मतलब मधुर, और तिक्त देनी है, ठीक है। मज्जा शुक्र समुत्थानम, साथ में इनमें क्या देना है, औषधम स्वादु तिक्तकम, अन्नम व्यवाये व्यायामो शुद्धि काले च मात्रा। और क्या करना है, ऐसा अन्न देना है, और क्या करना है, मात्रा पूर्वक इनको अन्न देना है, और व्यवाय और व्यायाम इनका आपको क्या करना चाहिए, काले च मात्रा, मात्रा के अनुसार इनका सेवन करना चाहिए, मात्रा पूर्वक, ठीक है। समझ आया इसमें क्या बोला इन्होंने, इन्होंने क्या बोला है कि मज्जा और शुक्र से जो समुत्थान होता है उसके अंदर हमें औषध देनी है। औषध कैसी देनी है, स्वादु तिक्त औषध देनी है, ठीक है, स्वादु तिक्त देनी है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि यहाँ पे अन्न देना है, व्यायाम कराना है, व्यवाय कराना है, ठीक है, व्यवाय पहले आएगा देन व्यायामो, शुद्धि यहाँ पे होता है, शुद्धि मतलब संशोधन कराना है, मात्रा पूर्व काले च मात्रा, काल के अनुसार मात्रा पूर्वक कराना है, काले च मात्रा। और जिसमें संशोधन कराना विशेषकर बस्ती कराएंगे, क्योंकि वात के लिए श्रेष्ठ बस्ती होता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बोला है लास्ट में कि मज्जा व श्रोतस के विकार चिरकारी होते हैं और असाध्य ही होते हैं, ठीक है, बहुत लंबे समय तक होते हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे मैं बता देती हूँ, अस्थि मज्जागत विधृति, अस्थि शौशीर्य, अस्थि क्षय, संधिगत वात, ठीक है, मॉडर्न के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब पढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं, अस्थि मज्जा विधृत। अब आपको अस्थि के बारे में पता चल गया, मज्जा के बारे में पता चल गया।
तो इसमें होने वाली विदृद्धि के बारे में पढ़ते हैं। तो मार्ग अनुसार जो विदृद्धि होती है वो बाह्य और अभ्यंतर दो भेद होते हैं उसके, ठीक है। तो अस्थि मज्जागत विदृद्धि को बाह्य विदृद्धि के अंतर्गत किया है कि ये बाहर की तरफ होती है। सुश्रुत ने बाह्य विदृद्धि के 6 टाइप माने हैं: वात, पित्त, कफ, क्षतज, सन्निपातज, रक्तज और अस्थि मज्जागत विदृद्धि, ठीक है। इन्हीं के कारण ये उत्पन्न होती है, ठीक है। अस्थि मज्जागत विदृद्धि इन्हीं कारणों से उत्पन्न होते हैं। विशेषकर त्रिदोष का प्रकोप होता है इसमें, और जहां पे ये होता है उसमें तीव्र पीड़ा उत्पन्न होती है, ठीक है। और इसको मॉडर्न में ओस्टियोमाइलाइटिस के नाम से जाना जाता है, जो अक्यूट और क्रोनिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, और ये बाल अवस्था में ज्यादा होती है, चिल्ड्रंस में ज्यादा होती है, मेल में ये ज्यादा होती है। तीनों दोषों का प्रकोप होता है और असाध्य होती है। क्या कारण है इसका? कारण इसका वही मिथ्याहार विहार के सेवन से बात बढ़ जाती है और आपके त्वचा, रक्त, मांस, मेद की दुष्टि कर देते हैं। त्वचा की, रक्त की, मांस की और मेद की दुष्टि करके अस्थि के अंदर आश्रित हो जाती है और अस्थि में चली जाती है और धीरे धीरे वहां पे भयंकर शोथ को उत्पन्न कर देती है। और जब वो शोथ महामूल वाली हो जाए, रुजा वाली हो जाए, गोल हो जाए, तो उसे विदृद्धि बोल देते हैं। बहुत डीप सेटेड गोल और रुजा वाली हो जाए उसे विदृद्धि बोलते हैं। अब इसके लक्षण क्या आएंगे? इसमें जो होता है अस्थि नाल के भीतर उत्पन्न होती है, वही अस्थि के अंदर होती है। ये मज्जा का सड़कर पाक कर देती है और इसमें ज्वलनवत पीड़ा होती है, जलने के समान पीड़ा होती है। अस्थि मज्जा का क्षय कर देती है और दीर्घकालीन तक ये चलती है। और जब आप इसको इंसिजन करते हो तब तो इसमें से कैसा स्राव निकलता है? मेदयुक्त स्निग्ध श्वेत गुरु, ठीक है। और प्रभावित अस्थि मज्जा क्षेत्र में बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। साध्य साध्यता तीनों दोषों की है, असाध्य होती है। चिकित्सा की बात करें, असाध्य समझकर चिकित्सा करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम स्नेहन स्वेदन करा के रक्त मोक्षण कराएंगे। अगर पाक है तो पक है तो इसका क्या करोगे आप? भेदन कर दोगे और व्रण के समान इसकी चिकित्सा और तिक्त चीज से ही सिद्ध करके घृत का सेवन कराना है। जैसे पंचतिक्त गुगलू है, अमृत गुगलू है, शिग्रु गुगलू है, संजीवनी वटी है, जात्यादि घृत, इन सब का सेवन करना है, ठीक है। तो ये है, ये 4 मार्क्स में पूछी जाती है अगर आयुर्वेदा पूछे। अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो आपसे ओस्टियोमाइलाइटिस साथ में पूछी जाएगी, तो 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्या पढ़ा है अस्थि मज्जागत विदृद्धि में? जो कि आपकी ये मतलब विदृद्धि जो होते हैं बाह्य अभ्यंतर होते हैं, और ये बाह्य वाले के अंदर ले गई है, ठीक है। क्या होता है जब भी आप मिथ्याहार विहार का सेवन करते हो, वात आदि दोष बढ़ेंगे। कहाँ पे जाएंगे? आपके त्वचा, रक्त, मांस, मेद की दुष्टि करके अस्थि के अंदर शोथ उत्पन्न कर देती है। जब वो शोथ भयंकर वाली हो जाए, शोथ हो मतलब भयंकर हो जाए, गोल हो जाए और क्या हो जाए, वो रूजा वाली हो जाए, तब उसे विदृद्धि कहते हैं, ठीक है। लक्षण की बात करें तो ये बहुत उसके अंदर होती है, पाक कर देती है, उसका बहुत पीड़ा करती है, ज्वलनवत वेदना होती है। इंसिजन करते हैं तो उसमें से जैसा स्राव बताया वो निकलता है। त्रिदोषज है। चिकित्सा की बात करें, असाध्य है, लेकिन स्नेहन स्वेदन करके रक्त मोक्षण कराना है। पाक हो जाए तो भेदन करके पाक कर दो और व्रण के समान चिकित्सा करनी है और तिक्त रस घृत का प्रयोग करना है। इसमें पंचतिक्त बता सकते हो, गुगलू, शिग्रू बता सकते हो, शिलाजतु नहीं सॉरी संजीवनी वटी, जात्यादि घृत का प्रयोग, ठीक है। ये हो गया अस्थि मज्जागत विदृद्धि। अब नेक्स्ट आता है आपके पास अस्थि शोषीरिया, अस्थि मार्दव या अस्थि क्षय। शोषीरिया वर्ड ये मत सोचना कि शोषीरिया आएगा तभी ही क्वेश्चन आएगा। अस्थि मार्दव के नाम से भी पूछ सकते हैं और अस्थि क्षय के नाम से भी पूछ सकते हैं। देखो, पोषण अभाव जन्य अस्थि जिसमें आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो उनके अंदर ये आता है, ठीक है। जो प्राय कैल्शियम एवं फोस्फोरस के विकृत की वजह से होता है, कि जब उनको ढंग से नहीं मिलता उसकी वजह से होता है ये ऐसा होता क्यों है? जिनको शिक्षा का अभाव हो, जिनको पोषक तत्वों की कमी मिलती है, ठीक है, जो अधिक मात्रा में आहार का सेवन करते हैं या फिर विरुद्ध आहार सेवन करते हैं या एक ही रस का सेवन करते हैं या जीर्ण व्याधि हो जिनकी, ठीक है, उपवास करते हैं या फिर पोषक तत्वों का क्षय हो गया हो और या फिर उनकी जो अंदर की जो ग्लैंड्स हैं वो काम करना बंद कर गई हो, जिसकी वजह से कैल्शियम फॉस्फोरस उसका नहीं बनता, अस्थि में न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता और वो उनका क्या हो जाता है, वो क्षय हो जाता है, ठीक है। तो शिक्षा में पोषक तत्वों की कमी, ठीक है, अति मात्रा में आपका वो ये अति मात्रा में आहार का सेवन या नहीं करना या विरुद्ध अन्न करना या एक ही रस का सेवन करना या ग्लैंड्स ही नहीं बना रही उसका
उस वजह से। समझ आया? अब आते हैं आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में अस्थि शोषित या अस्थि मार्दव, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, डोंट कंफ्यूज इन एग्जाम। अगर आपसे अस्थि मार्दव और अस्थि क्षय से क्वेश्चन आ जाए, उसको ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमैलेशिया, इन्होंने 3 टर्म बताए। देखो, अस्थि शोषिरिया, जिसको इन्होंने क्या ओस्टियोपोरोसिस, शोषिरिया मतलब खाली पोरस बन जाती है। अस्थि मार्दव जिसे बोलते हैं ओस्टियोमैलेशिया, अस्थि क्षय ओस्टियोमाइलाइटिस, क्षय ही हो जाता है, उसके अंदर से सारा खत्म हो जाता है उसमें पस बन के। तो ये बताया, क्या बताया? अस्थि शोषिरिया क्या है? ओस्टियोपोरोसिस। अस्थि मार्दव क्या है? ओस्टियोमैलेशिया। अस्थि क्षय क्या है? ओस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है आधुनिक प्रेक्षया में ही उपरोक्त के निदानों का वर्णन किया गया। युक्ति ये तो छोड़ो आप इसमें। अब आता है हमारे पास ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये हम आयुर्वेदा में पढ़ेंगे, सॉरी मॉडर्न के हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। ओस्टियोआर्थराइटिस, हाँ ठीक है। ये आपका 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि अस्थि शोषिरिया या अस्थि मार्दव या अस्थि क्षय होता क्या है। अगर मॉडर्न के साथ पूछा जाए तो आपको इसके अंदर ओस्टियोमाइलाइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो मलेशिया, ये सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है संधिगत वात, जिसको बोलते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। नाम से पता चल रहा है, अर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स, ओस्टियो मतलब बोन्स। तो आयुर्वेद संहिता ग्रंथों में संदिग्ध वात का वर्णन सूत्र रुज वो है सूत्र रूप में वात व्याधि चिकित्सा में मिलता है। आपको पता है, कोई अलग से एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, जो आपका वात व्याधि चैप्टर है उसी के अंदर बताया गया है। और ये आपको पता है अस्थिगत संधियां प्रभावित होती हैं व्याधि में। इसमें 2 चीजों, वात की वजह से ये होता है, और ये मुख्य रूप से अस्थि और मज्जा व श्रोतस की विकृति पाई जाती है इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली अस्थि है, संधि भी मतलब और मज्जा इनके अंदर रहती है। ठीक है। संधिगत वात वात व्याधि की तरह ही होती है, 2 प्रकार से उत्पन्न होती है। इस रोग में 2 मेन लक्षण पाए जाते हैं, एक आएगा संधियों में स्वेलिंग, एक आएगा संधियों में पेन। अब ऑब्वियसली जब किसी को सूजन होगी तो उसमें दर्द तो होगा ही होगा। तो संधियों की क्रिया के समय एक विशेष प्रकार की आवाज होती है, जब वो मूवमेंट करते हैं तो उसमें आवाज सुनाई देती है, इसे क्रैपिटस बोलते हैं, जिससे रोगी चलते समय पीड़ा का अनुभव करता है, कि जब भी वो चलता है तो उसको पेन होता है। ठीक है। संधियों में क्रियाहीनता उत्पन्न होती है, कि जिसकी वजह से वो इतनी मूवमेंट भी नहीं कर पाता। शरीर का कोई भी संधि इसमें विकृत हो सकती है, ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर किसी चीज में होगी, किसी भी जगह पे हो सकती है। परंतु इस रोग की शुरुआत आपकी बड़ी संधियों से होता है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। संधिगत वात जो होता है वो आपकी बड़ी संधियों से स्टार्ट होता है। ठीक है जी। इसका सामंजस्य आधुनिक चिकित्सा में हम इसे ओस्टियोआर्थराइटिस बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? ओस्टियोआर्थराइटिस। अब आते हैं इसके निदान। निदान में तो वात व्याधि में जो बताए हुए हैं वही आपको सारे लिखने हैं। नेक्स्ट आते हैं इसकी संप्राप्ति। देखो, संप्राप्ति में 2 रूप में इसका वर्णन किया गया है। एक आता है उपस्तंभित संधिगत वात, एक आता है निरुपस्तंभित। ठीक है। देखो, अब इसका ये क्या बताया हुआ है मैं बता देती हूँ आपको। देखो, जो उपस्तंभित होता है उसमें क्या होता है? श्रोत्रस अवरोध मिलता है। श्रोत्रस अवरोध मिलता है। संधि प्रदेश में तीव्र स्पर्श असहनतम सहन नहीं कर पाता। आरक्त वर्णता उष्ण स्पर्श रहता है। स्तंभ है वो जकड़ चुका है। कभी कभी ज्वर भी पाया जाता है, और आमवात के भी लक्षण इसमें पाए जाते हैं, परंतु आमवात में संचारी वेदना होती है, लेकिन इसमें संचारी वेदना नहीं होती। ठीक है। ये इसमें डिफरेंस होता है कि उसमें संचारी होती है, इसमें संचारी नहीं होती, इसमें एक ही जगह रहेगी। निरुपसंबित में क्या होता है? इसमें संधिगत में संधि के कार्य में बाधा होता है, संधियों में शूल और अटोप रहता है। इसमें पेन होगा, ठीक है, शूल होगा और अटोप। इट मींस जो होता है, जो उपस्तंभित होते हैं उसमें स्वेलिंग वगैरह आपको ज्यादा देखने को मिलती है, बाहर शो होता है। लेकिन निरुपसंबित में बाहर कुछ ऐसा शो नहीं होता, बस उसको दर्द शूल अटोप रहता है। इसमें ज्वर नहीं होता निरुप वाले में। ठीक है। इसमें ज्वर नहीं मिलता, और ये बता रखा है। अब देखो, इनका बता ही रखे है इन्होंने कैसे है ये। पहले हम पढ़ते हैं निरुपस्तंभित संधिगत वात। निरुपस्तंभित में क्या है? जैसे ही निदान का सेवन किया, वात बढ़ी। वात की वजह से श्रोत्रस के स्थान पे रुक्षता, परुषता और खरता, ठीक है, रुक्ष हो गया वो। उसकी वजह से क्या हुआ? वात का संधि प्रदेश में इकट्ठा होना, इकट्ठे हो गया, उसके साथ मिल जाएगा वो, और साथ में हमारी संधि स्नायु कंडरा को भी विकृत करता है, जिससे क्या हो जाती है? उसकी निरुपस्तंभित संधिगत वात होती है, या धातु क्षय। इसके अंदर धातुओं का क्षयजन्य भी आप इसे बोल सकते हो, धातु क्षयजन्य निरुपस्तंभित को। और जो उपस्तंभित होता है हमारे पास, इसमें क्या है? निदान का सेवन। देन संतर्पण जन्य व्याधि भी इसके अंदर होती है, जिसको संतर्पण जन्य व्याधि होती है। ठीक है।
संतर्पण जन्य व्याधि मतलब जैसे मोटापा हो किसी को, ऐसे डायबिटीज, उसकी वजह से कफ बढ़ा हुआ होता है। ध्यान सुनना, उपस्तंभित में तो कि पहले ही वो बहुत मोटा है कुछ है, इसमें कफ होता है, ठीक है। इसमें कफ प्रकोप की वजह से आम जो होता है, आम का प्रकोप होता है। आम क्या करता है, श्रोत्रस का अवरोध करता है। श्रोत्रस का अवरोध करके वो वायु के मार्ग को रोक देता है। इसकी पैथोलॉजी बिल्कुल अपोजिट है, याद रखना। वायु को रोकेगा और वायु को वहां पे इकट्ठा कर देता है वो, और जिसकी वजह से उपस्तंभित मतलब कि वहां पे वायु का स्तंभन कर देता है वो, ठीक है। और उसमें वायु का स्तंभन नहीं करता, उसमें सीधा विकृति वगैरह करता है, और इसकी वजह से इसमें श्रोत्रस अवरोध प्रधान होता है। समझ आया। जो उपस्तंभित होता है उसमें क्या होता है, संतर्पण जन्य व्याधि साथ में होती है और कफ बढ़ता है। कफ से क्या होगा, आम बनेगा। आम से क्या होगा, वायु के मार्ग का विमार्ग गमन हो जाता है और वहां पे वो इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, उसका उपस्तंभित संधिगत वात हो जाती है। और इधर आपका क्या है, निदानों का सेवन, वात बढ़ेगी, रुक्षता, खरता और परुषता, और क्या हो जाएगा, वात का संधि अवयव में के साथ संग हो जाएगा और स्नायु सेरा कंडरा का विकृति हो जाके निरुपद्रवित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके संप्राप्ति घटक। ऑब्वियसली दोष इसके अंदर क्या होगा, वात प्रधान होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है दुष्य, वो हमारी रस में इफेक्ट करेगा, अस्थि पे, संधि पे। अधिष्ठान संधि प्रदेश में, ठीक है। श्रोत्रस अस्थि मज्जागत, श्रोत्रस दुष्टि आपका संग और विमार्ग गमन होता है। व्याधि स्वभाव इसका क्या है, चिरकारी। व्याधि स्वभाव इसका कैसा है, चिरकारी होता है, कि ये लंबे समय तक होता है। साध्य साध्यता इसका क्या है, नवीन इसका साध्य है, और जीर्ण इसका कैसा होता है, कृच्छ साध्य या फिर याप्या। अब इसके क्या लक्षण आपको मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें वात पूर्ण दृष्टि स्पर्श, ऐसा लगता है कि जैसे वात इसके अंदर भरी हुई हो और बस्ती ने जैसे उठी हुई सी होती, इसके जैसे आपको यहाँ पे लगेगा, ठीक है। शोथ होगा, संधिगत अनिल, और प्रसारण अकुंचन में क्या होगा, जब भी वो प्रसारण और अकुंचन करेगा तो उसको पेन होगा, ठीक है। उसके बाद ये माधव ने लिखा है हंति संधिगत, मतलब क्रिया नहीं हो पाने की उसकी। फिर संधि शूल, शूल होगा, अटोप होगा, ठीक है। ये शूल अटोप ये किस में होगा बताना मुझे, टेल मी फास्ट। शूल और अटोप निरुपद्रवित में होगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारा चिकित्सा सिद्धांत। इसमें लिखा है इन्होंने कुर्यात संधिगते वाते दाह स्नेह उपनाहने। इन्होंने बोला है कि संधिगत वात में आपको दाह कर्म करना है और स्नेह और उपनाह करना, ठीक है। क्योंकि वात ज्यादा है, वात दाह से काम चलेगा इसका, और स्नेहन करना पड़ेगा और उपनाह बांधना पड़ेगा, ठीक है जी। तो क्या आएगा इसमें, कुरियात संधिगते वाते, क्या करना पड़ता है इसमें, दाह स्नेह उपनाहने, ठीक है। समझ आ गया जी इतना। अब इसका चिकित्सा व्यवस्था पत्र है, इसमें इन्होंने सिंपल बोला है कि एक तो निदान परिवर्जन करते हैं। ये क्या होता है चिकित्सा व्यवस्था पत्र, वो होता है कि एज अ डॉक्टर हम उसको क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हमारे पास पेशेंट आ गया, पहले हम उसको कहेंगे भाई वात वाली चीजें बंद करो, जो भी निदान बताए थे वो। नी कैप लगाना है उसको जॉइंट्स के ऊपर। स्नेह कर्म करेंगे हम उसका, बाह्य स्नेहपान और अभ्यंतर करेंगे, महानारायण पंचगुण सिंधवादी तेल। और बस्ती करेंगे इसके अंदर, जानू बस्ती। कौन सी बस्ती, जानू बस्ती करेंगे। अनुवासन भी करेंगे, स्थापन। अनुवासन करेंगे महानारायण तेल से, क्योंकि चिकना महानारायण तेल। स्थापन दशमूल आदि क्वाद से करेंगे, ठीक है। चलो हमने कर दी इसकी बस्ती। देन स्वेदन करेंगे, ताप और वाष्प। वाष्प क्या होता है, इवोपरेशन के थ्रू जो करते हैं वो। अब आता है मेडिसिन। अब देखो ये सब चीजें तो हमने अपने पंचकर्मा उससे कर दी, अब पेशेंट को घर जाके कुछ तो देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसको क्या देंगे हम, औषध में शुंठी चूर्ण। शुंठी ना बहुत अच्छा होता है वात का शमन करने के लिए। शुंठी, रस सिंदूर, त्रिदशांग उगलू, वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिदशांग उगलू लेंगे, संजीवनी वटी देंगे उसको, ठीक है। और इसमें से जो तुम्हें दो दो तीन तीन चीजें याद रहती है ना, मेन पता क्या होता है, चूर्ण दे दो, एक वटी दे दो, ठीक है, गुगलू दे दो उसको, और अश्वगंधा अरिष्ट देना है। पथ्या पथ्या आप अपने अनुसार इसको जो भी दे सकते हो। इट मेन रहता है कि आपको वात वाली चीजें नहीं देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसके बाद मैं आपको इसका मॉडर्न की वीडियो डालूंगी, आपके पास फिर फटाफट नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।